आज हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण कथन का अध्ययन करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान में अपने विचार व्यक्त किए हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से या अपने भाषणों के माध्यम से या अपने लेख के माध्यम से, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। और उन प्रसिद्ध वाक्यों को एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आज के समय में वाक्यों से संबंधित काफ़ी आते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। आज हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण विचारकों के महत्वपूर्ण कथनों का। आइए शुरू करते हैं। पहला, सद्गुण ही न्याय है। ये सुकरात ने कहा है। सुकरात का कहना है कि सद्गुण ही न्याय है। न्याय की परिभाषा सुकरात ने बहुत अच्छी दी है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर सद्गुण है तो ये क्या है, न्याय की सबसे बेस्ट परिभाषा है। इसके बाद, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली व्यक्ति होगा यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहा है थ्रेसिमेकस ने। सत्य बोलना और दूसरे के कर्ज को अदा करना न्याय है, ये सिफालस ने कहा है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है, ये पॉलीमार्कस का है। तो आपने अभी ये तीन विचारकों को पढ़ा और तीनों विचारकों के माध्यम से आपने क्या देखा कि न्याय की परिभाषा दे रही हैं। तो ये विचार आपने कहाँ पढ़ेंगे, तो ये विचार आपको प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक में ये विचार हैं कि प्लेटो इनसे कहता है, आप बताइए न्याय किसे कहते हैं। तो अब कहता है थ्रेसिमेकस कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है उसका सेहत साधन ही न्याय है। इसी प्रकार सिफालस कहता है कि दूसरों को कर्ज दे देना और सत्य बोलना ही क्या है, न्याय है। तो अगर सिफालस की बात को प्लेटो ने कहा कि आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जिसका मैंने कर्ज लिया है, मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे एक बंदूक दी रखने के लिए कर्ज के तौर पर, अगर मैं वो बंदूक उसे वापस लेने वो आता है और जैसी स्थिति में वो व्यक्ति मुझे बंदूक दे के गया था वैसी स्थिति में इस समय नहीं है, तात्पर्य कि मान लो वो व्यक्ति दिमागी तौर से अब पागल हो गया है या अस्थिर हो गया है और ऐसी स्थिति में मैं उसकी जो कर्ज है उसको चुका दूं, तो क्या ये न्याय होगा? नहीं होगा। कभी हो सकता है कि वो अगर बंदूक लेके खुद को मार सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये भी कहते हैं कि सत्य बोलना हमेशा न्याय नहीं होता है। कभी कभी सत्य बोलने के साथ साथ हमें ऐसी आवश्यकता आ जाती है कि वहाँ पर हमें सत्य से बचना पड़ता है, जब जीवन का प्रश्न हो या ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण कोई प्रश्न हो जहाँ पर झूठ बोलने से कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो। इसके बाद, प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है। तो ये कौन डिसाइड करेगा किस व्यक्ति को क्या चाहिए, तो उचित की मात्रा कौन बताएगा, ठीक है। अगला, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। प्रोटोगोरस ने कहा है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड। विशाल संसार में केवल एक ही वस्तु मेरी है, वह मेरे अपने विचारों का स्वतंत्र चिंतन। बहुत ही सुंदर बात बोली है डायोजीन्स ने बोला है कि इस संसार में सबसे बेस्ट चीज़ जो इस समय है वो मेरे विचारों का स्वतंत्र चिंतन है और वही मेरी है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र हो, यही आपकी क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ आपके पास। आप स्वतंत्र हो विचार व्यक्त करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए। इसके बाद प्लेटो का कथन आता है काफ़ी महत्वपूर्ण कि आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। आत्मा को संगीत की जरूरत होती है, उसी प्रकार शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है। ये प्लेटो ने कहा है। प्रत्येक व्यक्ति को द्वारा अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अब न्याय की परिभाषा प्लेटो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को करे जो काम के लिए उसे योग्य बनाया है, जिस गुण को लेकर वो पैदा हुआ है उस गुण के साथ न्याय करे। मान लो आपको लगता है कि आप शारीरिक तौर पे सही हो, तो आपको शारीरिक तौर से जो काम अच्छे हो सकते हैं, आप एथलीट बन सकते हो, प्लेयर बन सकते हो, तो आप उसके साथ न्याय कर रहे हो। और आपको ध्यान रखना है ये जो विचारक हैं ये आज के विचारक नहीं है। कहीं आप आज के विचारकों के विचारों के साथ इसको मेल करोगे तो आप ये मेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये विचार तत्कालिक तौर पर आपको सोचना पड़ेगा कि प्लेटो उस जमाने की बात है 2300 साल पहले, तो उस समय का जो परिस्थिति जो ऐसी थी वैसी परिस्थिति में ये विचार रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अपना विशिष्ट कार्य कर रहा है तो ये एक न्याय की परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास गुण होता है। एक साहस का गुण होता है, उसको सैनिक के तौर पे बताया है। अगर किसी के पास विवेक का गुण होता है, जैसे बुद्धि बोलते हैं, अगर विवेक है किसी व्यक्ति के पास तो वो राजा के गुण रखता है। तो ये बातें प्लेटो ने कही है कि जिस व्यक्ति के पास विवेक हो वो राजा वाला काम करेगा और जिस व्यक्ति के पास शारीरिक तौर से वो सैनिक का काम करे, साहस होगा उसके पास, तो ऐसे कार्य जो व्यक्ति करेगा अपनी अपनी विशिष्ट, तो ये संसार है, ये जो राज्य है वो एक न्याय की अवस्था में रहेगा, एक वर्च्यू की अवस्था में रहेगा, गुण की अवस्था में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो ने कहा है कि न्याय मन की प्रवृत्ति है। न्याय क्या है? मन की प्रवृत्ति। दार्शनिक राजा का विवेक किसी विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं प्लूटो ने क्यों ये बात कही है। आपको ध्यान होगा जो प्लूटो थे उनके जो गुरु थे उनका नाम सुकरात था, और सुकरात को मृत्युदंड दी जाती है, उनको विष पिला दिया जाता है। किस वजह से? क्योंकि वो दार्शनिक थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि शायद ये युवाओं को गुमराह कर रहा है और हमारे खिलाफ इनको भड़का सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्लूटो देखता है कि मेरे गुरु को विष दे दिया, तब वो कहते हैं कि दार्शनिक राजा का होना वहाँ की विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी राजा का जो विवेक है, दार्शनिक राजा की परिभाषा इसलिए देते हैं कि राजा कैसा हो, दार्शनिक हो, पढ़ा लिखा हो, उसके पास विवेक हो, और उसका जो विवेक है वो वहाँ की बनाई हुई विधियों से ऊपर है। विधियाँ गलत कर सकती हैं लेकिन राजा का विवेक होगा तो सही होगा। इसके बाद राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। आप देखो, अब यहाँ समझ सकते हैं व्यक्ति अपने साथ न्याय कब करेगा, जब उसके पास जो गुण होंगे उन गुणों के साथ
सही सही मात्रा रखेगा, उसके पास विवेक हो, साहस हो और साथ ही साथ व्यापार करने के साथ साथ सेवा करने का, ये 4 गुण उसके पास होने चाहिए। उपभोग करने का, संयम करने का, तो इन चारों को गुण को अगर वो एक साथ लेगा, एक ऐसी अवस्था में ले जो उसे पर्याप्त तौर पे एक न्यायप्रिय इंसान बने, यानी उसे सभी चीज़ों की एक पर्याप्त मात्रा रखनी है अपने पास, जस्ट स्टेज बनानी है अपने माइंड की। तो उसके लिए चारों ही मात्राएं, विवेक को भी रखना पड़ेगा, साहस को भी अपने पास रखना पड़ेगा, संयम को भी अपने पास रखना पड़ेगा और इच्छाओं को भी अपने पास रखना पड़ेगा। ये चारों ही अगर उसके पास गुण होंगे तब व्यक्ति अपने साथ न्याय कर पाएगा। उसी प्रकार एक राज्य न्याय की अवस्था में जब ही होगा जब उसकी भाग हैं, यानी विवेक वाले व्यक्ति, जिनके पास विवेक है और साहसी व्यक्ति, और जिन लोगों के पास धैर्य, साहस, ऐश्वर्य, इच्छाएं, लालसाएं हैं, ऐसे लोग अगर अपने अपने कार्य, विशिष्ट कार्य को करेंगे तो वह राज्य न्याय की अवस्था में होगा। तो आप देख सकते हैं कि इंसान को न्याय होने के लिए अपने विशिष्ट कार्य को करना है जो उसके पास है, उसी प्रकार राज्य को भी अपने जो गुण हैं उनको साथ तालमेल में बनाना। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशमान करता है। प्लेटो ने जो अपनी बुक लिखी थी रिपब्लिक का क्वेश्चन आता है कि रिपब्लिक पुस्तक जो प्लेटो ने लिखी है इसका दूसरा नाम क्या है, यानी इसका उपनाम क्या है, इसका उपशीर्षक क्या है, इसे किसी और नाम से भी जानते हैं। तो उसी किताब में उसकी साइड में लिखा हुआ था रिपब्लिक द कंसर्निंग ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के बारे में ये सबसे अच्छी बेस्ट बुक मानी जाती है। इसमें न्याय की भी परिभाषा है, तो उस पुस्तक में वो न्याय की परिभाषा देती है, साथ ही साथ शिक्षा के बारे में भी कहते हैं। तो इसके लिए टिप्पणी की गई है दूसरों के द्वारा कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सबसे अच्छा ग्रंथ है। तो आप इसमें समझ सकते हैं शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को क्या करता है, प्रकाशमान करता है। ये प्लेटो ने कहा है और प्लेटो ने विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी को खोला था एथेंस में। राज्य का निर्माण बलूत या चट्टान से नहीं हुआ है, इसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। प्लेटो ने कितनी अच्छी बात बोली है, आज भी ये प्रासंगिक है कि अगर कोई भी देश है या राज्य है, उस व्यक्ति का चरित्र, आप कह सकते हैं कि राज्य है का शक्तिशाली होना, राज्य की कैसी प्रवृत्ति होगी, राज्य कैसा अवस्था में पाया जाएगा, वहाँ का शासन कैसा होगा, ये सब वहाँ के जो व्यक्ति हैं उन पर निर्भर करता है, ना कि वहाँ के जो चट्टान है उससे निर्भर करता है। अगर देश के जो रहने वाले लोग हैं उज्ज्वल हैं, साथ ही साथ वो मेहनती हैं, तो देश को भी क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का सबसे अच्छा यानी मानसिक उपचार है। कितनी बड़ी बात बोली है कि अगर आपको मानसिक व्याधि, मन की अगर व्याधि का मतलब होता है बीमारी, मन की बीमारी को दूर करने का सबसे अच्छा उपचार क्या है, शिक्षा। अब शिक्षा तो आपके मन की जो बीमारियां सब खत्म हो जाएगी। जब एक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या राज्य या राजकुमार दार्शनिकता की भावना से उत्प्रेरित नहीं होंगे, तब तक नगर राज्य क्या नहीं हो सकता, अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। प्लेटो ने बोला है। प्लेटो का सबसे जो अपनी रिपब्लिक पुस्तक लिखी है उसमें उनका जो मेन थीम है वो यही है कि वो एक दार्शनिक को क्या बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे। राजा के लिए वो दार्शनिक और उनके अनुसार जो शासक वर्ग होगा, यानी शासक करने वाले और सैनिक वर्ग, इनको क्या रखना है, साम्यवाद में रहना है। यानी आज के युग के साम्यवाद के साथ इनका मैच माना जाता है। ये कभी कभी कहा जाता है कि प्लेटो आज होते तो आज के समय के जो साम्यवादी यानी आज के समय के जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनसे भी ज़्यादा कम्युनिस्ट होते, क्योंकि उन्होंने उसी समय सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग दोनों को साम्यवाद की बात कही थी। और दोनों को कैसे साम्यवाद की बात कही थी, आज के समय में सोचना तो काफ़ी उसे बड़ी बात माना जाएगा। उन्होंने स्त्रियों के साम्यवाद की बात कही थी, यानी ये लोग शादियाँ नहीं करेंगे, इनकी जो शादी और बच्चे होंगे वे कॉमन होंगे। और साथ ही साथ संपत्ति के साम्यवाद की बात की, संपत्ति भी नहीं होगी, किसके लिए, सैनिक और राजाओं के लिए। तो इसके लिए बोला था जिससे कि सैनिक और राजा अपने साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिवार से उनका जुड़ाव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वो एक जस्ट न्यायप्रिय समाज बना पाएंगे, राज्य बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा प्लेटो को, अब पढ़ते हैं अरस्तू को। तो अरस्तू के विचार के महत्वपूर्ण जो कथन है उन्होंने जो कही हैं उसमें पहला है कि राजनीतिक विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है और अरस्तू को जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है। साथ ही साथ राजनीतिक दर्शन, अगर दर्शन की बात आ जाए राजनीति के आगे तो उसके जनक कौन है, प्लेटो हुआ प्लेटो, और राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तू है। तो अरस्तू ने राजनीतिक विज्ञान को एक नया रूप दिया और राजनीति विज्ञान को सबसे अच्छा विज्ञान माना। उन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या मैथ अगर आप पढ़ते हो तो उसका संबंध हमारे सांसारिक जीवन के जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी विचारधाराओं से, उनके मानवीय दशाओं से, उस पर सांस्कृतिक तौर पर उसका प्रभाव इतना नहीं होता जितना राजनीति विज्ञान का होता है। तो राजनीति विज्ञान को सबसे अच्छी विज्ञान माना है अरस्तू ने। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अरस्तू ने माना कि राज्य व्यक्ति से पहले आया है, व्यक्ति का पहले है, पहले वाला पार्ट है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो पहले आप रिजल्ट को सोचते हैं, रिजल्ट को सोच के ही आप उसके अंश को सोचते हैं। छोटे भाग को सोचने के लिए आपको पहले पूरा भाग सोचना पड़ता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई मकान है, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक खाका बना हुआ होगा मकान का, फिर आप छोटे छोटे उसके नींव को खुदाई स्टार्ट कराओगे, उसके बाद उसमें डिजाइन वगैरह बनेगी और उस डिजाइन के आधार पर एक एक ईंट करके छोटे छोटे टुकड़ों से बनके एक पूर्ण रूप बनेगा। लेकिन आप इसमें समझ सकते हैं कि पूर्ण पहले आता है और उसका जो अंश भाग होता है वो बाद में आता है। इसी प्रकार अरस्तू कहते हैं कि किसी भी चीज़ का में जो व्यक्ति है वो उसका छोटा भाग है और राज्य उसका बड़ा बृहद रूप है। तो बृहद रूप छोटे रूप से पहले आता है। पहले हम बृहद रूप के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, फिर उसके छोटे रूप से सोचते हैं कि उसे हम कैसे प्रयोग में लाना है जिससे कि वो पूरा रूप धर के। ठीक
ठीक है। तो सत्य राज्य व्यक्ति का क्या है, पूर्वगामी है, ये अरस्तु ने कहा है। और परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला, यानी परिवार में व्यक्ति अपने नागरिक गुणों को सीखता है। कथन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी अरस्तु ने कहा है। मनुष्य को क्या माना है, सामाजिक प्राणी माना। और उसका बहुत ही अच्छी लाइन बोली उन्होंने कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और यदि कोई मनुष्य समाज या राज्य में नहीं रहता है तो या तो वो मनुष्य नहीं है, यानी क्या है, या तो वो पशु है या फिर देवता है। दो ही लोग होते हैं जो समाज से दूर रहते हैं। आप समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति पशु होता है, मतलब कहते हैं ये तो बिल्कुल अपनी समाज से गिरा हुआ है, तो उसका मतलब वो समाज में की चीज़ों को नहीं ध्यान रखता है, समाज से मतलब नहीं रहता, समाज की नीक से हटकर रहता है। तो जो व्यक्ति समाज में नहीं पाया जाता है, समाज में जिसको जरूरत नहीं होती है, या तो वो पशु होगा या फिर भगवान होगा, भगवान को जरूरत नहीं होती है। तो अरस्तु का फेमस लाइन है, विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्ति का विवेक है, यानी विधि जो कानून है, कानून को सबसे अच्छा माना है अरस्तु ने, आपको ध्यान रखना है। जबकि प्लेटो ने क्या कहा था कि जो विधि है वो राजा की दार्शनिक है, उसके विवेक से कम है, पीछे है, लेकिन ये कहते हैं विधि जो है सबसे अच्छा है, ये दोषों से मुक्ति को माना है इसको अरस्तु ने। और राज्य परिवार और ग्रामों का संगठन है, राज्य को क्या माना है, परिवार का और समाज का संगठन है, जिसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन को प्राप्त करना, यानी इंसान का जीवन पूर्णता की तरफ जाए और आत्मनिर्भर हो, ऐसा अरस्तु ने कहा है। अगला कथन, समाज राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्ति, आगे वापस कि समाज या राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु है, ये अरस्तु ने कहा है, हम पढ़ चुके हैं। व्यक्ति के शासन से विधि का शासन बेहतर है। आप वापस फिर याद कर सकते हैं कि व्यक्ति के शासन से विधि के शासन को अच्छा माना, जबकि प्लेटो विधि के शासन से राजा के विवेक को अच्छा मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये अरस्तु जो है प्लेटो के क्या है, शिष्य रहे हैं। और अरस्तु के शिष्य कौन है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर के गुरु थे, अलेक्जेंडर को पढ़ाया था अरस्तु ने। और अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम प्लेटो था, और प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम सुकरात था। तो आप इनकी क्रोनोलॉजी याद कर सकते हैं, वापस मैं याद करा दूँ आपको। सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। अरस्तु ने जो किताब लिखी उसका नाम है द पॉलिटिक्स। प्लेटो ने पुस्तक लिखी है द रिपब्लिक। आगे पढ़ते हैं, दास्ता के बारे में विचार कहते हैं अरस्तु। आप इन कथन के माध्यम से काफ़ी हद तक अरस्तु के बारे में जान सकते हैं, उन्हें क्या क्या विचार कहे होंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। उन्होंने कहा है कि विधि का शासन व्यक्ति के शासन से अच्छा है। उन्होंने इसके बाद अच्छी लाइन बोली है कि दास्ता मालिक और दास दोनों के लिए स्वाभाविक है, यानी इसको टेंडेंसी के तौर पर स्वाभाविक माना है, यानी एक प्राकृतिक विधि माना है कि दास्ता जो है प्राकृतिक चीज़ है, और ये मालिक और दास दोनों के लिए स्वाभाविक भी है, और ये कल्याणकारी भी है, यानी दास को भी फायदा करेगी मालिक को। तो आप ये विवादास्पद विषय हो सकता है आज के समय का, लेकिन उस समय का उनके जो कथन है कि जो दास्ता होती है वो अच्छी होती है दोनों के लिए, मालिक के लिए, मालिक को भी समय मिल जाता है अपने काम करने को, छोटे छोटे काम में बिजी नहीं रहता है, और दास को ये फायदा रहता है इनके अनुसार कि दास अगर मालिक के साथ रहेगा, चूंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके साथ रहेगा, उसके अंदर भी क्या आएगी, कुछ गुण आएंगे, उसके अंदर भी बुद्धि आएगी। तो दोनों के लिए स्वाभाविक और कल्याणकारी माना है। आगे, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मार कहे जाते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है, सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है कि जहाँ पे कानून ही नहीं है, जहाँ पे कोई नियम ही नहीं है, जहाँ पे कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो वो झुंड होंगे, किसके, डाकुओं के। राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि ये कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। ये किसकी लाइन है, ये कहा है जेम्स प्रथम ने, कि राजा और ईश्वर को एक जैसा माना है, राजा को ईश्वर का रूप माना है, और उसमें इतनी समानता बता दी है कि ये राजा ही है ईश्वर। ये जेम्स प्रथम का कथन है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। राजा को क्या मानते हैं, देवी संस्था मानते हैं, और राजा देवताओं का रूप है। जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है। कितनी अच्छी बढ़िया लाइन है कि राजा अगर सद्गुणी है तो कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सद्गुण है उसके पास, तो वो अच्छा न्याय करेगा। और अगर राजा सद्गुणी नहीं है तो वहाँ कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कानून तो वैसे भी नहीं चलेगा। राजा अगर सद्गुणी नहीं होगा, अगर गलत काम करने वाला होगा, गलत व्यक्ति होगा, तो वहाँ अच्छे कानून होने का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि राजा फिर भी क्या करेगा, निरंकुशता अपने पास रहेगा। तो ये किसने कहा है, तो ये कन्फ्यूशियस ने कहा है। राजा को क्या होना चाहिए, शेर के समान साहसी होना चाहिए और लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए। मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली आधुनिक युग के चाणक्य कहे जा सकते हैं, चाणक्य को मैकियावेली कहा जा सकता है या मैकियावेली को चाणक्य, इन दोनों के अंदर सिमिलर काफ़ी समानता है। और इन्होंने राज्य को और राजा को धर्म से दूर रखा है। धर्म से कहा है कि राज्य दूर रहता है, धर्म से अलग कर दिया राजनीति को, और राजनीति से धर्म को अलग करने की जो विचार है सबसे पहले मैकियावेली ने कहा। और उन्होंने कहा कि नैतिकता वाली चीज़ कोई राज्य में नहीं होनी चाहिए। राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को टिट फॉर टैट, जैसी स्थिति उसे लगे कि अगर वहाँ साहस दिखाने की जरूरत है तो शेर जैसा दमदार उसे दिखना चाहिए, और उसे लगता है कि यहाँ पे वो दब सकता है, उसे लग रहा है कि वो कमजोर पड़ सकता है, तो नॉर्मली इसकी जो चालाकी है उसका यूज करे और कैसे करके अपना काम कोई निकाले। क्योंकि उनका जो उद्देश्य था मैकियावेली का, वो राज्य को क्या बनाना था, एक अच्छी राज्य की स्थापना करने के लिए दोनों गुण की जरूरत होती है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उसकी हानि को नहीं भूल सकता। ये मैकियावेली ने कहा है, और ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं राजा से कि राजा आप किसी व्यक्ति की संपत्ति का क्या नहीं करें, अधिग्रहण नहीं करें, किसी की संपत्ति को छीने नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपनी पिता की हत्या को तो भूल जाएगा, लेकिन उसकी संपत्ति आपने किसी ने छीन ली तो उसको जिंदगी भर याद रखता है। तो ये इसलिए कहा है कि राजा अच्छा शासन करने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये एक समझाया गया अपनी किताब इनकी द प्रिंस,
जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है द प्रिंस। दूसरी किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार। इस पुस्तक में द प्रिंस में ही वो राजा को कहते हैं कि आपको क्या करना है, शेर के जैसा भी होना है और लोमड़ी के जैसा होना है। आपको किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना है, क्योंकि व्यक्ति भूलता नहीं है। उसके पिता कहते हैं वो भूल जाता है, लेकिन संपत्ति की उसको नहीं भूलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राजा को कैसा होना चाहिए, ढोंगी प्रकार प्रवृत्ति का हो जाना चाहिए। अगर उसे लगे कि जनता किसी चीज़ को मानने से उसका फायदा हो रहा है तो उसे धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर लेना चाहिए, राजा को लगे, लेकिन उसे धर्म मानने की आज़ादी है। यानी धर्म माने नहीं माने ये उसका आंतरिक विषय है, लेकिन अगर जनता को दिखाने के लिए धर्म माने ढोंगी होना सही है, क्योंकि राज्य की क्या है इसमें भलाई है। यदि राज्य की भलाई होती है तो उसे अपने जो वादे हैं उसे मुकर जाना चाहिए। राज्य को परिवार, राज्य जो परिवार हैं और उनकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है, राज्य को क्या माना है, परिवार और सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। ये कहा है बोधों ने। और बोना का जो विचार है वो सबसे पहले किस चीज़ पर है, संप्रभुता। तो संप्रभुता का सिद्धांत सबसे पहले बोधा ने कहा है। बोधा ने कहा है कि राज्य, परिवार और उनकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। ठीक है। प्रभु सत्ता नागरिकों और प्रजाजनों को राज्य पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। आगे वापस कि कानून का कोई बंधन नहीं होगा मतलब प्रभु सत्ता होगी। तो प्रभु सत्ता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, जीन बोधा ने। मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और बह को, ये कहा है थॉमस हॉब्स ने। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो माँ थी, जब उनका जन्म हुआ तो उस समय इंग्लैंड में कैसी स्थिति थी, अराजकता स्थिति थी, काफ़ी वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी, तो वहाँ पे भय का माहौल था। ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे भाई जो जन्म हुआ उसका नाम क्या था, जुड़वा, वो था भय। तो भय की स्थिति थी उस समय, ये बताना चाह रहे हैं। और उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है कि राज्य होता है, राज्य की जो उत्पत्ति हुई है उसका इन्होंने अपना एक नया सिद्धांत दिया है थॉमस हॉब्स ने। और उन्होंने कहा है कि सामाजिक समझौता बोलते हैं इसे, या इसे बोलते हैं संविदा का सिद्धांत देते हैं। राज्य की उत्पत्ति को क्या बताते हैं, ये समझौते से हुई है। तो उन्होंने कहा है कि समझौता किन्होंने किया है, समझौता लोगों ने किया है। तो लोगों ने जब समझौता किया होगा उस समय स्थिति कैसी थी, तो उस समय की स्थिति को उन्होंने क्या बोला है, प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था में लोग रहते थे, उन्होंने क्या किया, फिर समझौता करके एक ऐसी अवस्था बनाई जिससे वो नागरिक बने, और नागरिक बने उन्होंने राज्य की स्थापना की। तो राज्य के निर्माण की उन्होंने क्या बताया कि वहाँ उन लोगों ने क्या किया है, समझौता। तो समझौतावादी माने जाते हैं थॉमस हॉब्स, इनके साथ जॉन लॉक तथा रूसो। तो आपको तीनों याद रखने पड़ेंगे, थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों लोगों को समझौतावादी माना जाता है। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति था उसका जीवन एकाकी था, अकेला रहता था, पापहीन था, दीनहीन था, घृणित था, पाशविक था, क्षणभंगुर था। उसका जीवन बहुत ही बेकार था। आपस में ऐसे रहते थे कि उनका जीवन क्षणिक होता था, आपस में लड़ते रहते थे, कलह की स्थिति थी। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी था, दीनहीन था, घृणित था, पाशविक था और क्षणभंगुर था। इसके बाद कहती है प्राकृतिक अवस्था में जो लोग थे उन्होंने जो समझौता किया, वो उन्होंने समझौता करके एक व्यक्ति को अपने सब अधिकार सौंप दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने अधिकार, लोगों ने आपस में समझौता किया कि मैं अपने सब अधिकार इस शर्त पे सौंपता हूँ कि तुम भी सब अपने अधिकार इसी को सौंपोगे। यानी सब लोगों ने अपने अपने अधिकार छोड़ दिए और एक व्यक्ति को अधिकार दे दिए, इसी में समझौता बोलेंगे। तो ये समझौता इनका हुआ है महत्वपूर्ण। तो प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ हैं, ये थॉमस हॉब्स ने बोला है। इसके बाद तलवार के बिना, तलवार की जरूरत होती है किसी भी संविदा को चलाने के लिए, तलवार की जरूरत है। यानी कानून की शक्ति नहीं होगी तो कोई व्यक्ति कानून की जो पावर है उसको नहीं पहचानेगा, उसको क्यों मानेगा। तो कह रहे हैं शब्द मात्रा, अगर उसमें तलवार के बिना जो संविधाएं होती है, संविधाएं, वो क्या है, शब्द मात्रा है, उसको नहीं मानेगा। थॉमस हॉब्स ने कहा है। इसके बाद वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यानी कानून तभी तो वास्तविक माना जाएगा जिसे अधिकार होगा दूसरों को आदेश देने का। अगर उसका अधिकार नहीं है देने का तो उसको कोई कानून नहीं मानेगा, आदेश को मानेगा ही नहीं। थॉमस हॉब्स ने कहा है प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। यानी प्रकृति का जो कानून होता है वो उचित तर्क का आदेश होता है। जो तर्क है, रीजन है, अच्छे रीजन का ही तो आदेश प्राकृतिक कानून है। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव और सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। ये किसने कहा, ये लॉक ने कहा है। अभी आपने पढ़ा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, घृणित, पापहीन, दीनहीन, एकाकी, यानी क्षणभंगुर, ऐसी अवस्था थी। लेकिन लॉक उससे उल्टा सोचते हैं और उन्होंने भी समझौते का सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने प्राकृतिक अवस्था जो मानी है इंसान के नागरिक बनने से पहले की जो अवस्था, उसे प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। और प्राकृतिक अवस्था में जॉन लॉक ने माना है कि मनुष्य की जो जीवन चल रहा बड़ा शांति में था, बहुत ही सद्भावना में था, पारस्परिक सहयोग की भावना थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़ रहे थे। तो थॉमस हॉब्स ने उल्टा माना, इनसे बिल्कुल विपरीत किया है कि जॉन लॉक ने कहा अच्छा जीवन था उसका। लेकिन उन्होंने कहा कि इंसान को तीन अवस्थाएं प्राकृतिक अवस्थाओं में मिली थी, तीन अधिकार मिले हुए। तो पहला अधिकार था जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीनों अधिकार व्यक्ति को मिले हैं प्राकृतिक अवस्था में। ये जॉन लॉक ने कहा है कि प्रकृति में व्यक्ति इन तीन अधिकारों को लेकर आया है और ये अधिकार समझौता के बावजूद भी खत्म नहीं होंगे। और ये इन तीन अधिकारों के लिए ही तो उसने क्या किया, समझौता किया है। तो समझौता करने की पूर्ति होती रहेगी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार की, जैसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। प्राकृतिक कानून नैतिकता के बेनियम है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। जॉन लॉक ने कहा है प्राकृतिक कानून जो है या अधिकार है वही नियम है जो उसके अंतरात्मा पर नियमित है। अगला, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं। तो कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता तभी आपको मिलेगी जब वहाँ कानून होंगे। तो कानून में और बंधन में बड़ा
विवाद रहता है कि बंधन या जिसे हम कानून बोलते हैं, तो कानून के हो जाने से क्या आपके जो पास जो अधिकार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं? नहीं, अधिकारों में अक्सरियत में तो वृद्धि होती है, क्योंकि आपके पास जो अधिकार है वो अधिकार कब तक माने जाएंगे? जब तक उसको लागू कराने का कोई एक ऐसी पावर हो जो उसको लागू करा पाए, बोल सकते हैं। तो अगर आप बोलना स्टार्ट करोगे और ऐसी स्थिति में आप अगर बोलते जा रहे हो किसी व्यक्ति का अधिकार को हनन करने के लिए, आप जोर से बोलते जा रहे हो, किसी घर में या किसी के बारे में गलत भी बोल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? आप किसी दूसरे के अधिकार को अतिक्रमण कर रहे हो। तो इसलिए कानून की होना जरूरी है। अगर कानून नहीं होगा तो वो अधिकार क्या बन जाएंगे? अराजकता की स्थिति आ जाएगी। जहाँ कानून नहीं होगा वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है। जॉन लॉक ने कहा है संपत्ति की रक्षा शासन का मुख्य कार्य है। संपत्ति के अधिकार को मुख्य अधिकार माना है जॉन लॉक ने। अगला, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र भेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल बात कही है रूसो ने कि इंसान जो है वो मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वो हर जगह क्या है? भेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वतंत्र है लेकिन भेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो उसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इन्होंने जो समझौता का सिद्धांत दिया उन्होंने नहीं कहा है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इन स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। हम आपसे कोई काम जबरिया कराएं और आप उसको खुशी से करोगे अपने फायदे के लिए, तो वही बात हुई। तो कह रहे हैं भेड़ियों में जकड़ा हुआ है इसलिए तो स्वतंत्र है। और ये भेड़ियाँ किसकी हैं? ये सामाजिक समझौते की हैं। इसके अंतर्गत वो अपने ऊपर जो नियम लागू करेगा वो अपने द्वारा सभी लोगों की बनाई हुई सामान्य इच्छा का नियम होगा। तो भेड़ियों से झगड़ा हुआ है लेकिन वो स्वतंत्र है। तो उस भेड़ियों को आपको तोड़ने के लिए, अगर आपको तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर ऐसी इच्छाओं को अपनाना पड़ेगा जो सामान्य इच्छाएं होती हैं। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु भेड़ियों से झगड़ा हुआ है, ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। तो रूसो ने कहा है कि इंसान जो होता है उसके पास दो इच्छाएँ होती हैं, एक यथार्थ इच्छा होती है, एक उसकी निजी इच्छा होती है। आपकी निजी इच्छा क्या होती है कि आप सोएं, आपको सोने की इच्छा हो रही है, लेकिन यथार्थ वास्तविक इच्छा क्या है कि आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इच्छा है आपकी यथार्थ इच्छा है जो आपके फायदे के लिए बात है, और ये क्या है आपकी एक तरीके से ये गलत इच्छा कह सकते हैं, या आपकी क्षणभंगुर इच्छा है, आपके मन की लालसा है। ये क्या हो सकती है? ये गलत भी हो सकती है। तो ऐसी इच्छाओं को क्या करना है? त्यागना है और आपको अपनी अपनी यथार्थ इच्छाओं को इकट्ठा करना है। यानी आपकी यथार्थ इच्छा होगी, दूसरे व्यक्ति की भी यथार्थ इच्छा होगी, तीसरे की भी यथार्थ इच्छा होगी, और सभी की यथार्थ इच्छाओं को अगर हम ऐड कर दें तो ये सभी की सामान्य इच्छा बन जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य इच्छा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की वह इच्छा जो ऐसी इच्छा होती है जिसके अंदर विवेक होता है, विवेक के द्वारा कोई भी अपनाई गई इच्छा अच्छी होती है। जबकि किसी के मन के आधार पर जो उसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं वो लालची इच्छा, जो आपके द्वारा बनाई हुई इच्छा होती है, उसे हम कह सकते हैं वास्तविक इच्छा नहीं होती है उसकी। ये कैसी विल होती है? इसे बोलते हैं हम रियल विल, या इसे जनरल विल बोलेंगे। ये जनरल कब बनेगी? जब सभी लोगों की वास्तविक इच्छाओं को इकट्ठा कर दिया जाएगा और जबकि उसकी निजी इच्छाओं को आपको अपनाना नहीं है। तो रूसो कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो, और उन्होंने कहा है कि प्रकृति की ओर आपको इसलिए लौटना पड़ेगा क्योंकि विज्ञान और कला ये दो चीज़ें ऐसी आई, इन्होंने इंसान को क्या कर दिया? भ्रष्ट कर दिया है, इसको बेकार कर दिया है इन दोनों के विकास ने। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? आदर्श बर्बर था। इन्होंने कहा कि मनुष्य था प्राकृतिक अवस्था में अच्छा था लेकिन बर्बर रहता था, उसको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अगला, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में। तो आपका वही बात आ गई कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जो अधिकार मिले हुए थे, जिस प्रकार वो स्वतंत्र था उसी प्रकार राज्य में रहेगा। कब रहेगा? जब वो अपनी वास्तविक इच्छा को मानेगा। जैसे कि आपको पता है कि सिगरेट पीना गलत बात है, तो ये आपकी कैसी इच्छा है? ये आपकी निजी इच्छा है, ये वास्तविक इच्छा नहीं है। वास्तविक इच्छा क्या कहती है? मना करने को। तो ध्यान रखना है, वास्तविक इच्छा अच्छी होती है जो आपके लिए फायदे के लिए होती है, विवेक के आधार पर होती है। जबकि ये इच्छा आपके मन के आधार पर होती है जो क्षणिक होती है, जिससे आपको तात्कालिक तौर पर फायदा दिखाई देता है लेकिन लंबे समय के लिए आपको नुकसान करती है। तो आपको कैसी इच्छाएं रखनी है? वास्तविक इच्छाएं। जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा। तो वो वापस आ गई कि जो व्यक्ति सामान्य हित मतलब जनरल बिल्कुल नहीं मानेगा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको विवश करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने लिए क्या करे? स्वतंत्र हो। ये स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा चाहता है कि मैं दवाई नहीं खाऊं, उसे कड़वी लग रही है, लेकिन उसके सही होने के लिए ज़रूरत है। तो ज़रूरत है इसका मतलब ये उसके लिए सही है, लेकिन उसकी इच्छा निजी कह रही है कि उसको नहीं करना है। तो आप बताओ वो स्वतंत्र कब माना जाएगा? वो स्वतंत्र जब ही तो होगा, जब ही तो वो सही से खेल पाएगा, जब वो स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ होने के लिए उसको दवाई खानी पड़ेगी। तो उसका मतलब ये उसका सामान्य हित है, ये उसके लिए फ़ायदे की चीज़ है। जब ये उसके लिए तत्कालिक तौर पे अच्छा लगेगा लेकिन उसे लंबे समय क्या है? नुकसान पहुँचाएगी। तो इसकी कैसी इच्छा है? ये उसकी वास्तविक इच्छा नहीं है, ये एक सामान्य इच्छा नहीं है। तो सामान्य इच्छा के लिए आपको अपने विरुद्ध भी जाना पड़ सकता है, यानी किसी को विवश भी किया जा सकता है। पढ़ाई करने के लिए, विकास करने के लिए आपको विवश किया जाएगा। तो यही क्या है? आपको स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। यानी इसे कह सकते हैं आपको जबरन किसी को स्वतंत्र किया जा सकता है। बड़ा पैराडॉक्सिकल बात लगती है ना। अगला, कला और विज्ञान ने मनुष्य को खराब कर दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला, वह व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को इकट्ठा किया और कहा ये बाड़ा मेरा है और ये मेरी भूमि है, और उससे भी बड़ी बात अन्य लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई ये तेरी भूमि है। तो अगर उस व्यक्ति की बात को मान लिया जाएगा ये भूमि उसकी हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे समाज का निर्माण होगा, क्योंकि और व्यक्ति सोचेंगे हमारी ये है, उनका हमारी ये है, उनका ये हमारी है। तो इससे क्या हो जाएगा? समाज का निर्माण होगा। और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पहली बार बताया कि ये मेरी संपत्ति है, पहली बार जिसने बाड़ा बनाया, वही व्यक्ति का जो संसार है इस समाज का क्या है? यथार्थ संस्थापक को माना जाएगा। ये रूसो ने कहा है। उन कानून का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं, क्या है? स्वतंत्रता। वापस ये समझ सकते हैं कि हम उन कानून को पालन करें जो हमने खुद बनाए हैं। और कौन से कानून खुद बनाए हैं? हमारी सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा तो हमारी इच्छा है ना,
और अगर दूसरे व्यक्ति की भी सामान्य इच्छा एक जैसी होगी, मान लो आपका मकान है, आपके मकान के आसपास सड़क अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि ये सड़क चौड़ी होनी चाहिए और थोड़ा अच्छी हो गई, तो लेकिन इसके लिए लोगों के आसपास की संपत्ति थोड़ी थोड़ी छीननी पड़ेगी, या थोड़ा सा आपको नाली वगैरह इनको आगे जो लोग मकान के आगे बना लेते हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति की अगर किसी के मकान के आगे ये आगे निकली हुई है सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों को तोड़ने के लिए उस व्यक्ति के लिए तो ये खराब चीज़ है, लेकिन सामान्य हित में ये अच्छी चीज़ है, सबको फायदा है इसमें। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत हित आपका अपना निजी होता है, लेकिन सामान्य हित सभी का होता है। तो कह रहे हैं कि सामान्य हित क्या है, वही कानून है जो हम सब खुद बनाते हैं और उन्हीं को हम लागू करते हैं अपने ऊपर। तो क्या है, वास्तव में हम स्वतंत्र हो रहे हैं क्योंकि हम वास्तविक इच्छाओं को मान रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में समर्पित नहीं होता। ये वापस इसी बात को कह रहे हैं कि हम अपने आप को किसके हाथों में जा रहे हैं, सबके हाथों में अपने आप को परोस रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उस जो सबके हाथ है, सबके कानून को जिसको हमने ऊपर अपने लागू कराया है, वो कानून काफ़ी हद तक हमारी वास्तविक इच्छा है, हमने इसको यथार्थ माना है, हमने ये माना है कि सही इच्छा है, इसलिए तो आप कानून को मान रहे हो। आप रूल को फॉलो करते हो क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि रूल को फॉलो करने से मुझे फ़ायदा होगा। तो हम कानून को पालन इसलिए नहीं करते हैं कि इससे आपका डर होता है। डर के साथ साथ इसमें ये भी होती है कि अगर मैं फॉलो करूँगा तो और भी लोग फॉलो करेंगे, इससे क्या होगा, एक प्रकार से उससे काफ़ी हद तक हमारे लिए भी इसमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, हम स्वतंत्र होंगे। अगला, राज्य की सदस्यता अगर नहीं होगी तो उससे व्यक्ति क्या नैतिक जीवन नहीं हो पाएगा। वापस पढ़िए आगे, आप राज्य में नहीं रहोगे तो आपको नैतिक जीवन नहीं मिल पाएगा। राज्य सरकार का जो जीवित औजार है, सरकार जो है राज्य का क्या है, जीवित औजार। आप समझते हैं राज्य को चलाने वाली सरकार होती है, उसका औजार है। रूसो ने कहा है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, रूसो ने दिया, या सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया, रूसो ने। तो आज हमने राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में अध्ययन किया। बात आई थी उसके बाद प्लेटो, और प्लेटो के बाद हमने पढ़ा था अरस्तु, और अरस्तु के बाद हमने पढ़ा जॉन लॉक को, लॉक के बाद रूसो और हॉब्स, इन तीन लोगों को पढ़ा है, और साथ ही साथ मैकियावेली। तो इन विचारकों के महत्वपूर्ण कथन को हमने पढ़ा है, आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं।